अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी बाय टाटा। आज के वीडियो में हम बातें करेंगे कुछ और कैटेगरीज की, उन कैटेगरीज की जिन कैटेगरीज में टाटा एम्प्लॉयज यूनियन के लोगों ने मैनेजमेंट और यूनियन को रैंक किया है। तो सिर्फ इतनी ही बातें नहीं है, बाकी भी जो कैटेगरीज हम आगे समझने वाले हैं उन कैटेगरीज में भी यूनियन के लोगों का भले ही से कम है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी तरीके से जेल हो चुके हैं मैनेजमेंट के साथ। और ये जो जेल होना है यूनियन के लोगों का मैनेजमेंट के साथ, जो अच्छा व्यवहार है, जो इतना ट्रस्ट है, वो एकदम अचानक से बिल्ड नहीं हुआ है। इसको बिल्ड करने में बरसों लगे हैं, मैनेजमेंट और यूनियन के दोनों के एफर्ट्स लगे हैं। मैनेजमेंट ने इनिशिएट जरूर किया है, लेकिन हाँ, अपने पास एक्सपीरियंस से, अपने पास रिलेशनशिप से यूनियन के मेंबर्स के साथ मैनेजमेंट ने उस डेटा को अपने साथ रखा है, कंपाइल किया है, और इसी डेटा को टाटा स्टील का जो मैनेजमेंट है वो अपने पास रखता है और एनालाइज करता रहता है रह के, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए और बेहतर डिसीजंस लेने के लिए कि जो पास्ट में यूनियन का बिहेवियरल ट्रेंड्स रहे हैं उससे हमने क्या सीखा। और अगर हम ऐसा कोई बदलाव लेके आते हैं जिसपे पहले कुछ विरोध हुआ था यूनियन के मेंबर्स का, तो अब शायद ऐसा विरोध हो सकता है। उन्हें पहले ही काफी ज्यादा चीजें पता चल जाती हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा की वजह से। तो टाटा स्टील का जो मैनेजमेंट है वो डेटा एनालिटिक्स पे बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो सिर्फ डेटा की वजह से टाटा स्टील के मैनेजमेंट को बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अगर वो इस तरीके का डिसीजन लेता है या इस तरीके की कोई भी चेंजेस लेके आता है पॉलिसी में, क्या हो सकता है पूरे पहले से ही पता चल जाता है। लास्ट वीडियो में हमने बातें की थी सीटिंग अरेंजमेंट की, जहाँ पे टाटा स्टील में एक ऑफिसर और एक नॉन ऑफिसर रैंक दोनों को ही एक जैसी ही चेयर दी जाती है, जिसका डायमेंशन सेम होता है, क्वालिटी सेम होती है। इसके अलावा अगर हम वर्किंग आवर्स की बात करें तो ठीक है, जितने भी आपके व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज हैं टाटा स्टील में, इन सारे के सारे व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज को 8 घंटे काम करना पड़ता है। और ये जो 8 घंटे का टाइम है, ये जो वर्किंग आवर्स है, वो यूनियन और मैनेजमेंट ने साथ मिलकर डिसाइड किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने ही सिर्फ बता दिया है और उनका एक अलग से डिसीजन है। यूनियन को बस और बस इत्तला किया है कि आपके लोगों को पता होना चाहिए कि नॉन ऑफिसर रैंक को सबको 8 और 8 घंटे काम करना है, और अगर आप उसके ऊपर काम करते हो तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि 8 आवर्स का वर्किंग आवर्स होंगे। ये भी टाटा स्टील के मैनेजमेंट ने यूनियन के साथ मिल बैठ के डिसाइड किया है। और इसके अलावा हाँ ठीक है, ये बहुत सालों से चल रहा था टाटा स्टील में। उस समय में, जिस समय में ये केस बना है कि अगर टाटा स्टील के एम्प्लॉइज कोई भी ओवर टाइम करते थे तो उन्हें किसी भी तरह का ओवर टाइम या ओटी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज है वो खुशी खुशी ओवर टाइम करते थे, ओटी करते थे। उन्हें उस चीज का महत्व पता था। उन्हें लगता था कि अगर हम ओटी कर रहे हैं, भले हमें पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, ओटी हमें नहीं मिलती है, फिर भी हमें कुछ ना कुछ करियर प्रोग्रेशन मिलेगा। हम भी अपना लैडर जाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रमोशंस आगे हो। इस चीज़ का उन्हें बहुत अच्छी तरीके से संज्ञान था, और हाँ, उन्हें ग्रोथ भी चाहिए थी। ये चीज़ उनको बहुत बारीकी से और अच्छी तरीके से पता थी कि सारी की सारी चीज़ें उनकी जॉब को सिक्योर करती हैं टाटा स्टील में। इसी वजह से जहाँ पे यूनियन के लोग मानते थे कि ठीक है, वर्किंग आवर्स में भी मैनेजमेंट का आपस से है यूनियन के मुकाबले, हम लोगों के मुकाबले, लेकिन फिर भी जितने भी डिसीजंस हैं वो सारा का सारा टाटा स्टील का मैनेजमेंट जो है वो यूनियन से डिसाइड करके ही लेता है। चाहे वो नंबर ऑफ वर्किंग डेज हो, चाहे वो कैजुअल लीव्स हो, चाहे वो प्रिविलेज्ड लीव्स हो, या फिर वो बड़ी लीव्स हो जो 3 महीने के टाटा स्टील में हुआ करती थी हर 7 साल में एक बार। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं किसी भी तरीके का, चाहे छोटा बड़ा डिसीजन हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, अभी तक हमने यही देखा है कि टाटा स्टील के मैनेजमेंट ने हर कैटेगरी में, हर छोटे बड़े डिसीजन में यूनियन को, टीईयू को शामिल किया है। व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज के लिए कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए, कोई भी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसी वजह से उनका विश्वास जो था यूनियन के साथ, जो एक सामंजस्य था, वो बहुत ही अच्छा था शुरू से। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से टाटा स्टील का मैनेजमेंट अगर बाद में कुछ भी डिसीजन लेने की सोचता था, बहुत ही जल्दी ले लेता था। क्यों? क्योंकि टाटा स्टील के मैनेजमेंट के साथ कदम से कदम मिला के यूनियन, टीईयू के मेंबर्स चलते थे। ना ही सिर्फ टीईयू के मेंबर्स खुश थे, बल्कि इसी वजह से टाटा स्टील ने ना ही सिर्फ टीईयू के मेंबर्स का दिल जीता हुआ था, बल्कि जमशेदपुर वर्कर्स यूनियन का भी दिल जीता हुआ था। प्लस जितने भी लोकल ब्रांच ऑफिस में छोटे छोटे यूनियन थी टाटा स्टील के,
पूरे के पूरे सेटअप में, पूरे के पूरे भारत में उन सबका भी दिल जीता हुआ था, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो टीईयू का ही चलता था बाकी यूनियंस पे। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं ईएसएस। ईएसएस जो है वो टाटा स्टील में बहुत सालों तक कभी भी नहीं था, क्योंकि टाटा स्टील के जो लोग हैं, जो स्टाफ है, उनके लिए जाना जाता है कि वो कभी भी टाटा स्टील को छोड़ के नहीं जाते, या टाटा स्टील ने उनसे पूछा हो कि हाँ आपको वॉलंटरीली हमें छोड़ के जाना पड़ेगा इतने समय के बाद। लेकिन जब पहला ईएसएस 1990 के लेट में जब शुरू हुआ, 2000 के शुरुआत तक, तब ये बहुत सारी बातें चल रही थी, इनसिक्योरिटीज भी थी यूनियन के मेंबर्स के बीच में। तब भी इस इशू को इतनी अच्छी तरीके से, उम्दा तरीके से टाटा स्टील के मैनेजमेंट ने हैंडल किया कि यूनियन को साथ लेके चले हैं। और हाँ, जब भी ईएसएस उन्होंने शामिल की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप हमें वॉलंटरीली छोड़ के जाने के लिए तैयार है, क्योंकि सारे जॉब्स जो है वो एक ना एक दिन रिडंडेंट तो होनी ही है, ऑब्सोलीट तो होनी ही है। कुछ ही कार्यकाल तक किसी भी जॉब का जो है वो टाइम फ्रेम होता है, तो उसके बाद वो जॉब पूरी की पूरी बदल जाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, जैसे जिस समय का ये केस है, उस समय भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा शूट अप कर रही थी, और ये बात व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज बखूबी समझ चुके थे। यानी टीईयू के जो लीडर्स हैं उन्होंने बखूबी मैनेजमेंट के साथ मिलके स्टाफ मेंबर्स को, इन व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज को समझा दिया था कि हर एक जो जॉब है वो कभी ना कभी रिडंडेंट होती है, आपको अपनी नॉलेज को निरंतर अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अगर आपको बेटर एस्पेक्ट्स चाहिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए टाटा स्टील में रहेंगे, और इसी वजह से सारे के सारे जो एम्प्लॉइज थे वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते थे, चाहे वो स्किल वाइज ही क्यों ना हो। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे हम नेक्स्ट कैटेगरी में। लेकिन अभी जो हम ईएसएस की बात कर रहे हैं, टाटा स्टील के मैनेजमेंट ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी रखी थी कि अगर आप ईएसएस लेते हो तो हम आपको 2 लाख का लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, जी हाँ, यानी कि टाटा स्टील का जो मैनेजमेंट है वो सारे के सारे व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज को, अगर वो ईएसएस ऑप्ट करते हैं वॉलंटरीली, तो इन व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज को 2 लाख का लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट पे मुहैया कराया जाएगा। जी हाँ, इतनी अच्छी पॉलिसी जब आप देंगे तो ईएसएस भी कोई आराम से खुशी खुशी वॉलंटरी ले लेगा। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात नहीं है कि टाटा स्टील के मैनेजमेंट ने ईएसएस प्रमोट करने के लिए व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज को ये बोला कि हम आपको 2 लाख का कम इंटरेस्ट पे लोन देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ठीक है एक फाइनेंशियल हेल्प दे दी और इस वजह से सारे के सारे व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज ने टाटा स्टील के मैनेजमेंट की बातें मान ली और ईएसएस के लिए तैयार हो गए। बात यहाँ पे इससे भी बड़ी ये है कि टाटा स्टील के मैनेजमेंट ने अपनी सारी की सारी पॉलिसीज में हमेशा और हमेशा शुरुआत से आखिर तक ट्रांसपेरेंसी रखी। ट्रांसपेरेंसी कैसे रखी? बेहतर और बेहतर कम्युनिकेशन से। एक एक चीज, एक एक डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, उसका रीजन क्या है, उसकी अर्जेंसी क्या है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेशन एजेंट्स के थ्रू, कम्युनिकेशन लीडर्स के थ्रू, बहुत ही अच्छे चैनल्स के थ्रू बार बार ट्रेनिंग्स लेके, बार बार सेमिनार्स ली जाती थी, बार बार कॉन्फ्रेंसेस ली जाती थी, जहाँ पे भी जिस भी व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज को किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी होती थी या कोई भी क्वेश्चन होता था, जॉब इनसिक्योरिटी होती थी या फिर डर लगता था कि चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, ईआरपी आ रहा है, सैप आ रहा है, वहाँ पे टाटा स्टील का मैनेजमेंट ये इंश्योर करता था कि सारे के सारे सवालों का जवाब दिया जाए व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज के, सारे के सारे इनसिक्योरिटीज को कम्युनिकेट किया जाए ठीक ढंग से, और इन सवालों के जवाब इतने बेहतर तरीके से दिए जाते थे, चाहे वो इनसिक्योरिटीज को लेके हो, चाहे वो किसी भी फेयर को लेके हो। जितने सारे चेंजेस चल रहे थे, ये जो भी एएसएस में हो रहा था, ना ही सिर्फ टाटा स्टील के मैनेजमेंट की तरफ से बल्कि यूनियन के लीडर्स की तरफ से भी, यूनियन के स्टाफ मेंबर्स की तरफ से, जिसकी वजह से यूनियन के लोगों को ही नहीं बल्कि जो यूनियन के मेंबर्स नहीं भी थे, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज थे, बल्कि जो जमशेदपुर वर्कर्स यूनियन में काम कर रहे थे और लोकल ब्रांच ऑफिसर्स में छोटे छोटे यूनियन के एम्प्लॉइज थे, सारे क्लासेस के लोगों को ये पता चल गया था जो नॉन ऑफिसर रैंक के थे कि ये जो जॉब्स हैं वो क्यों जा रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है, इस वजह से जो पुरानी जॉब्स है अब उनकी ज़रूरत नहीं है। अब पुराने जो वेयर हाउसेज हैं उनकी ज़रूरत नहीं रह गई, जिसकी वजह से वो जो वेयर हाउसेज है वो बंद कर दिए गए हैं और हमें जो है वो बोला जा रहा है कि आप ईएसएस ले सकते हैं 2 लाख रुपए लेके, जो आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन की तरह चुकाने हैं। और जाहिर सी बात है, वेयर हाउसेज जो बंद होंगे, जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है, सिस्टम्स नए आ रहे हैं, कंप्यूटर्स खरीदे जा रहे हैं, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा स्टील में चेंज हो रहा है भारतवर्ष में। तो ये सारे के सारे चेंजेस जो है वो प्रत्यक्ष देखते हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसी वजह से जो चीज दिख रही है, जो इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से कम्युनिकेट की जा रही है टाटा स्टील के मैनेजमेंट के द्वारा, यूनियन के लीडर्स के द्वारा, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज तक आ रही है,
बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, तो उन्हें तो मानना ही है। अब इसी वजह से भले ईएसएस में भी मैनेजमेंट का आपस से था, यूनियन के लोगों ने माना है, टीयू के एम्प्लॉइज ने सर्वे में माना है, लेकिन फिर भी टीयू के एम्प्लॉइज ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है कि हर जॉब रिडंडेंट है, वेयर हाउसेस बंद हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं और इसी वजह से हमें ईएसएस दे के कंपनी छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो ये वाजिब है क्योंकि इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है और बाहर के मार्केट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए टाटा स्टील के मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज़ को खुद ब खुद सारे के सारे कम्युनिकेशन से पहले ही जान चुके थे। आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ और कैटेगरीज की बातें करेंगे। इसके अलावा भी अगर किसी और टॉपिक पे आपका डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे मैं आपको कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटर करूँ या फिर ट्रेनिंग दूँ, तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ, कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है या स्टार्टअप है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन मोड के जरिए आप तक पहुंचूं, आपके एम्प्लॉइज़ को, आपके इंटर्न्स, एसोसिएट्स, मैनेजर्स, सीएक्सओ लेवल के एम्प्लॉइज़ या सीईओज़ को कोच करूं, काउंसिल करूं, ट्रेन करूं या मेंटर करूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।